हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर की स्टूडेंट का डायरेक्टर। चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं वही पॉल्यूशन ही चल रहा है बच्चों। अब आगे का जो भी लेक्चर है इसी में चलना है, तो इंटरेस्टिंगली हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं बच्चों। पॉल्यूशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है और अब ये लेक्चर भी पॉल्यूशन में ही चलेगा। यहाँ लिखा हुआ बच्चों प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, यानी हम लोग एक एक करके आप डिटेल में पढ़ रहे हैं बच्चों। सोचिए, हम पहला लेक्चर में ऐसी ओवरव्यू दे रहे थे आप लोगों को, तो आप लोगों को लग रहा था कि शायद सर स्किप कर रहे हैं कुछ टॉपिक्स को। बच्चे ऐसा नहीं है बच्चों, मैं एक एक करके अभी आपको बताऊंगा। और वैसे तो मैं बताते ही आ रहा हूँ, बायोडिग्रेडेबल हो चाहे नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, प्राइमरी सेकेंडरी। अब हम लोग प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स को एक एक करके देखने वाले हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स मैंने आपको बताया वो पॉल्यूटेंट्स जो अपना नेचुरल फॉर्म में रह के ही नुकसान पहुंचाए, और ये जब भी मिलेगा बाद में भी ये उसी फॉर्म में मिलेगा, यानी जिस फॉर्म में ऐड किया गया था उसी फॉर्म में एंड तक ये रहेगा। अब देखिए, हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में जैसे कि हम बात करें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। अब ये कैसे रिलीज हुआ था आपको पता होगा शायद। जो सल्फर जो है बच्चों, सल्फर का ऑक्साइड्स हो चाहे वो ये हो, ये जो है बच्चों रिलीज होता है आपका वोल्केनिक इरप्शन में भी हो सकता है, और ये व्हीकल्स का स्मोक के साथ भी निकल सकता है। तो यह आपको जानना है कि सल्फर ऑक्साइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है, ये जो है आपका एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। अब इसका क्या क्या हार्मफुल है, ये क्या क्या काम करता है, क्या क्या बिगाड़ता है, वो हमें देखना है बच्चों। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, मेनली ये 2 ऑक्साइड आपको मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड्स, ये दोनों मेन है। SO2 का बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड, ये रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, यानी ये जो है ये रेस्पिरेटरी डिजीज को कॉज करता है। यानी अगर ये एयर में ये ज़्यादा रहेगा तो अगर उस एयर में कोई सांस लेगा तो उसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, यानी सांस से लेने वाला प्रॉब्लम्स, बीमारी हो सकता है बच्चों। अस्थमा जैसे कि दमा हो गया, ब्रोंकाइटिस जिसमें ब्रोंकाई जो है वो फूल जाता है, उसके बाद एक एम्फाइसीमा है वो भी होता है। फिर बात करें, इससे आई इरिटेशन भी होता है। आई इरिटेशन मतलब आँख जो है वो लाल हो जाएगा, आँख से आंसू भी निकलता है। किसके कारण? इसके कारण, सल्फर डाइऑक्साइड। स्टिफनेस ऑफ फ्लोरल बर्ड्स, जो फ्लोरल बर्ड्स होता है, मान लीजिए फ्लावर, मान लीजिए कली हो गया, ये जो है स्टिफ हो जाता है। यानी जिस एयर में ज़्यादा होगा वहाँ के जो फ्लोरल बर्ड्स होता है, यानी फ्लावर वगैरह मान लीजिए, कली मान लीजिए, वो धीरे धीरे ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा और इमेच्योर फॉलिंग हो जाएगा, यानी वो टाइम से पहले ही गिर जाएगा। सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, अब जो भी नाम सुने होंगे, ये सब जो है समय से पहले ही ये गिरना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों ड्राई डिपोजिशन, यानी ये डायरेक्टली सॉलिड या फिर लिक्विड में भी डिपोजिट हो जाता है। मानिए ये ड्राईली पाया जाता है, मानिए सॉलिड में, लिक्विड में ये जो है डिपॉजिट भी, इसका रिएक्शन वगैरह होकर ये डिपॉजिट हो जाता है, यानी जमा हो जाता है। जहाँ पर होगा वहाँ जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, यानी उस जगह जहाँ पर अगर मानिए सल्फर का ऑक्साइड जो है वो मानिए कि किसी बिल्डिंग या फिर मॉन्यूमेंट्स में अगर वहाँ का अगल बगल का एयर में ज़्यादा सल्फर होगा तो ये क्या करेगा, धीरे 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 ये दीवार में जमना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ये धीरे धीरे डिपॉजिट होगा वो दीवार को धीरे धीरे खराब करते जाएगा। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड का काम है। फिर अगर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का बात करें तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है एक, और है बच्चों एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स मेनली पाया जाता है। अगर बात करें कि ये बनता कैसे बच्चों, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर में, यानी हवा में मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही पाया जाता है। यानी आपके अगल बगल जो भी एटमॉस्फेयर में आप नाम सुने होंगे कितना प्रकार का गैस है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, लेकिन आपको मेनली ध्यान रखना है ये दोनों गैस हमारा हवा में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है बच्चों। नॉर्मली ये रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन मानिए लाइटनिंग, अगर लाइटनिंग वगैरह होता है यानी बिजली गिरेगा, उसके चक्कर में एनर्जी एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट में आ जाने से ये रिएक्शन करते हैं बच्चों। नॉर्मली जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ये नॉर्मल केस में रिएक्शन नहीं करते, अभी ये रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन अगर एक्स्ट्रा एनर्जी का सप्लाई हो गया, जैसे लाइटनिंग हो गया, उस चक्कर में ये दोनों गैसेस रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट होगा वो होगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बच्चों, अब देखिए अगर आप बैलेंस करते हैं तो यहाँ 2 देना
पड़ेगा, उधर 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। अब देखिए, अब अभी तक हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं हुआ है बच्चों। अब ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फिर से एक और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और अब आपके पास जाके बन गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का 2 मॉलिक्यूल। क्या आप लोग मेरा बात को समझ पा रहे हैं? देखिए बच्चों, फिर बता रहा हूं, ये नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर एक्स्ट्रा एनर्जी का सप्लाई हो जाए, ये रिएक्शन करेंगे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, फिर ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और भी तो ऑक्सीजन है, ऐसा थोड़ी कि ऑक्सीजन खत्म हो गया, ये ऑक्सीजन से फिर रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बच्चों, ये हमारे लिए हार्मफुल है। क्या हार्मफुल कर दिया बच्चों? जैसे कि रिटार्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है, ये फोटोसिंथेसिस को कम कर सकता है बाय डैमेजिंग लीव्स। लीव्स को डैमेज कर देगा तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, तो प्लांट्स का ऑल ओवर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज, जैसे कि लंग्स इरिटेंट, यानी इसके कारण जो है लंग्स में एक इरिटेशन सा फील होगा और ये भी एक प्रकार का रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है। अब बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, आप पूछेंगे सर ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कैसे हो गया? सर ये प्राइमरी पोल्यूटेंट थोड़ी हुआ, ये तो आप बनाए सेकेंडरी पोल्यूटेंट से। क्या बच्चों नाइट्रोजन पोल्यूटेंट है? नहीं। क्या ऑक्सीजन पोल्यूटेंट है? नहीं। ये दोनों पोल्यूटेंट नहीं है, इसीलिए ये जो बना इसको हम प्राइमरी पोल्यूटेंट ही बोलेंगे बच्चों। अगर प्राइमरी से मिलके बनता तो हम इसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोलते हैं। यानी नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स हो चाहे सल्फर का ऑक्साइड्स हो, ये सब के सब फॉर्मेशन तो होते हैं, लेकिन ये प्राइमरी पोल्यूटेंट से नहीं बन रहे, इसीलिए हम बोलेंगे ये जो है प्राइमरी पोल्यूटेंट है, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट नहीं है। यहाँ जो फॉर्मेशन हो रहा है तो आप मत समझिए कि सर ये तो दूसरा चीज से मिलकर बन रहा है तो ये तो है आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो गया। नहीं बच्चों, सेकेंडरी पोल्यूटेंट होने के लिए प्राइमरी पोल्यूटेंट से बनना जरूरी है, और ये सब पोल्यूटेंट ही नहीं है। सल्फर का डाइऑक्साइड जो है बच्चों, ये भी जनरली इधर उधर से बनता है, मिलता है इधर उधर, तो आपको ध्यान रखना ये सब चाहे सल्फर का ऑक्साइड्स हो चाहे नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स हो, ये सब के सब प्राइमरी पोल्यूटेंट है। समझ रहे हैं आप लोग? क्या सर यही है? नहीं, कुछ और भी है, लेकिन उससे पहले आपको इसको नोट करना होगा बच्चों, जल्दी से इसको नोट। बच्चों तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और आप लोग नोट कर चुके होंगे। और अब देखिए ये 2 और, एक है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स और एक है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों भी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है। इनका क्या क्या असर है, क्या क्या प्रभाव है, वो हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों। इसके बाद 2 और आपको बताएंगे, उसके बाद हमारा लेक्चर का एंड होगा। यानी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आज इस लेक्चर में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। चलिए पहले इसको तो खत्म करते हैं। यहां पर बच्चों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दिया हुआ है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। सर इसका मतलब क्या है बच्चों? अगर मैं आपसे बात करूं, जो वुड्स यानी फॉसल फ्यूल्स जो भी है, फॉसल फ्यूल्स मतलब आपका हो गया पेट्रोलियम, डीजल, ये सब के सब फॉसल फ्यूल्स का कैटेगरी में आते हैं, चाहे आपका कोल हो, कोयला हो, और जो हम लोग घर में जलाते हैं लकड़ी वगैरह, ये सब के सब मेनली कार्बन्स और हाइड्रोजन से बने होते हैं। आप फॉसल फ्यूल्स का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये जब बनता है बच्चों, ये जो बन गया है ये ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन्स का ही बना हुआ है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन का ही कंपाउंड है ये। जब ये जलते हैं, जैसे हम ऑयल को, पेट्रोल को हम गाड़ी में डालते हैं बच्चों, तो ये पेट्रोल गाड़ी में जलता है, क्या होता है बच्चों? बर्न होता है। ये कंप्लीट बर्न नहीं होता है, 100% एफिशिएंट कोई भी मशीन नहीं है इस दुनिया में। तो ये क्या होता है, कभी कभी कुछ कुछ पोर्शन इसका अनबर्न रह जाता है। अनबर्न मतलब जानते हैं, मतलब जो जला नहीं। तो ये हाइड्रोकार्बन्स इसीलिए नाम दे दिया क्योंकि ये चीज़ें, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, कोल हो, ये हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड है, इसलिए हम इसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जब हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली नहीं जलते हैं तो हम इसे बोलते हैं अनबर्न हाइड्रोकार्बन। जब अनबर्न हाइड्रोकार्बन है बेटा, उसका जैसे कि मैं नाम आपको बोलूं, जैसे बेंजीन 3,4 बेंजोपायरीन, आ रहा है बच्चों आपको समझ में? बेंजीन हो चाहे 3,4 बेंजोपायरीन है, ये क्या है? ये अनबर्न हाइड्रोकार्बन है। सर ये कब निकलते हैं, कैसे निकलते हैं? जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, वो कंप्लीटली नहीं जलता है तो ये सब रिलीज होता है, ये सब गैस ऑलरेडी बनता है। ये सब है क्या? ये सब है अनबर्न हाइड्रोकार्बन। यानी फॉसिल फ्यूल्स जब जलेगा तो ये सब बन जाता है। अब देखिए ये स्मोक में यानी धुआं के साथ ये निकल जाता है। अब ये क्या कर सकता है बच्चों? फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल मतलब वो सारा चीज जो हम लोग जलाते हैं उसे हम लोग फ्यूल बोलते हैं। जैसे व्हीकलर अनबर्न हाइड्रोकार्बन, जो व्हीकल से निकलने वाला अनबर्न हाइड्रोकार्बन, ये है वही है।
ये कार्सिनोजेनिक होता है, यानी ये जो होता है कैंसर काउजिंग एजेंट है, यानी इन सब चीजों के कारण कैंसर हो सकता है। जो चीज कैंसर कर सकता है, कैंसर का एजेंट है, हम उसे बोलते हैं कार्सिनोजेनिक। क्या बोलेंगे बच्चों? कार्सिनोजेनिक। तो ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो है कार्सिनोजेनिक होता है। एजिंग ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स का एज बढ़ा देता है। सर एज बढ़ा देता है मतलब यानी प्लांट्स को बहुत जल्दी ये बूढ़ा कर देता है। उसके बाद इमैच्योर शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड ट्विग्स, इमैच्योर फॉलिंग करवा देगा। इमैच्योर यानी मैच्योर होने से पहले ही, नेचुरली गिरने से पहले ही ये गिरा देगा। क्या? लीव्स, फ्लावर्स और ट्विग्स को। लीव्स मतलब आप जानते हैं, पत्ता होता है बच्चों, फ्लावर्स मतलब फूल, ट्विग्स मतलब छोटा छोटा टहनियां। ये जो है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स के कारण ये सब हो सकता है। प्लांट्स में ये सब प्रभाव दिख रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, खास करके इंसानों के लिए, यानी एनिमल्स के लिए ये हार्मफुल है। कैसे बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बाय स्मोकिंग एंड व्हीकल्स से भी निकलता है ये, यानी गाड़ी का धुआं के साथ ये गैस भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और स्मोकिंग के दौरान अगर कोई बीड़ी वगैरह पीता बच्चों, बीड़ी हो, सिगरेट हो, तो उससे भी ये गैस रिलीज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, कोई बीड़ी का धुआं अगर छोड़ रहा है, मानिए उस धुआं के साथ साथ वहां पर उस एयर में वो भी सांस ले रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसके अंदर भी जाता है। आ रहा है आपको समझ में? अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, धुआं छोड़ रहा है, तो वहां उस एयर में वो सांस भी ले रहा है, जिसके चक्कर में वो दोबारा उस कार्बन मोनोऑक्साइड को अंदर लेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे अंदर जाके हीमोग्लोबिन के साथ एक कंपाउंड बनाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे अंदर ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाता है, रिएक्शन करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब सर ये क्या करेगा? हमारे अंदर हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन कैरी करना। फिर सुनिए, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन कैरी करना, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बिजी हो जाएगा और हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बिजी हो जाएगा, तो ऑक्सीजन कौन कैरी करेगा? यानी अंदर से ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन को बिजी करके हमारा ब्लड में ऑक्सीजन का कमी कर रहा है। क्या मैं कह दूं, कार्बन जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो कंपाउंड है, ये ब्लॉक्स डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू ऑर्गन्स, यानी इसके चक्कर में हमारा इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ने हीमोग्लोबिन को बिजी कर दिया। हीमोग्लोबिन का काम था ऑक्सीजन ले जाना हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स तक। अब देखिए, अब इसके चक्कर में ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होगा, अंदर ऑक्सीजन का कमी होगा, और ऑक्सीजन का कमी होगा, अगर ऑर्गन्स में ऑक्सीजन का कमी होगा तो क्या क्या होगा? हेडेक होगा, यानी सर में दर्द हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, वीक आईसाइट, नजर यानी हम अच्छे से देख नहीं सकते हैं, हमारा देखने में दिक्कत हो सकता है, नर्वसनेस यानी नर्वसनेस हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस या फिर डिसऑर्डर, कार्डियोवास्कुलर यानी दिल से लेकर कार्डिक मतलब दिल का बीमारी भी हो सकता है, दिल से रिलेटेड जो बीमारी है वो बीमारी भी हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। अब देखिए, प्रेग्नेंट लेडी, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है पहले से और वो स्मोकिंग कर रही है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर जा रहा है, और स्मोकिंग कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर अंदर जा रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या कर सकता है बच्चों? ये कार्बन डाइऑक्साइड पहले तो CO2 इन ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में, CO2 नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में बढ़ जाएगा, तो प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है। यानी जो बच्चा है वो प्रीमेच्योरली यानी डिलीवरी टाइम से पहले ही बर्थ हो सकता है। बच्चा का एबॉर्शन हो सकता है। बच्चों, एबॉर्शन जानते हैं आप? यानी बच्चा जो है टाइम से पहले ही जब निकल जाता है, वैसे ही हमारा कंट्रोल में नहीं होता है, हम उसे बोलते हैं एबॉर्शन। यानी बच्चा ऐसे ही गिर सकता है, प्रीमेच्योर 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना का, या फिर बच्चा का प्रीमेच्योर बर्थ यानी 7-8 महीना में हो सकता है, और बच्चा हो भी गया तो डिफॉर्म्ड हो सकता है, यानी बच्चे का कुछ ना कुछ पार्ट्स वगैरह खराब हो सकता है बच्चों, जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी के लिए अगर वो ऐसा करती है, स्मोकिंग करती है, तो प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है, इंस्टेंट एबॉर्शन हो सकता है, और डिफॉर्म्ड बेबी पैदा हो सकता
है। अब आपको करना क्या बच्चों, इसको नोट करना है। क्या लेक्चर एंड? नहीं, लेक्चर का एंड अभी नहीं। इसके बाद मैं दो आपको और प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात करूंगा, और उसके बाद आज का लेक्चर से हमारा हमेशा हमेशा के लिए प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स खत्म हो जाएगा। एक एक करके पढ़ाया जा रहा है बच्चों, डिटेल से आपको ध्यान रखना है बच्चों, एक एक करके आपको बताया जा रहा है जल्दी से। तो आप लोग लिख चुके होंगे। और अब देखिए, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और स्मोक, इथाइलिन के बारे में समझते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, ये भी तो हमारे लिए हार्मफुल है। कैसे? अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग होता है, और ग्लोबल वार्मिंग होगा तो उसका इफेक्ट फिर आपको पता ही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कहीं फ्लड्स आएगा तो कहीं पर सूखा पड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग चलिए देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सोर्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ से आता है बच्चों। आप पूछिए सर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ से नहीं आता है? अगर रेस्पिरेशन होगा, यानी हम रेस्पिरेशन करें, चाहे एनिमल्स का है चाहे प्लांट्स करे बच्चों, रेस्पिरेशन के दौरान तो CO2 छूटेगा। यानी अगर प्लांट भी रेस्पिरेशन कर रहा है उस वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, एनिमल भी रेस्पिरेशन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स का जलना, कुछ भी जलना, मानिए घर में लकड़ी जल रहा है, चाहे गाड़ी में पेट्रोल डीजल जल रहा है, तब भी CO2 रिलीज होगा। लाइमस्टोन, ये जो है ये भी कार्बन कंपाउंड है बच्चों, और ये भी जब जब जलेगा या फिर इसका भी जब जब रिएक्शन होगा तो भी CO2 रिलीज होगा। वोल्केनिक इरप्शन, यानी जब जब वोल्केनो फटेगा, वोल्केनो जब जब फटेगा तब तब CO2 भी रिलीज होगा। अब देखिए बच्चों, ये तो हो गया कि सर CO2 क्या यही तरीका है? और भी बहुत सारा जगह से CO2 रिलीज होता है, इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से, बट मैं ऐसे ही सोर्स दिखा रहा हूं कि इन जगह से CO2 आता है। एटमॉस्फेयर में CO2 ऐड हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है। अब CO2 कंज्यूम सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन एल्गी ही कर रहे हैं, यानी यही लोग हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। समझ रहे हैं आप? फोटोसिंथेसिस के दौरान ये लोग, तो सोचिए, बनाने वाला हजारों और लेने वाला कम कम। क्या प्लांट CO2 रिलीज करता है? हाँ, रेस्पिरेशन के दौरान। क्या प्लांट CO2 लेता है? हाँ, कब? फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो प्लांट ही है और ग्रीन एल्गी है जो CO2 को ले रहा है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो CO2 का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। CO2 बढ़ेगा, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ CO2 काउजेज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है वैसे तो फिर ही आएगा डिटेल में, ग्लोबल वार्मिंग फिर डिटेल में आएगा, लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाना। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा तो तबाही आएगा। अब देखिए बच्चों, स्मोक, ये जो है स्मोक जो है, ये धुआं मानिए आप, जो स्मोक है ये जो है इसमें SO2 भी होता है, SO3 भी होता है, NO, NO2, CO, CO2, इतना सारा चीज़ होता है। और स्मोक, इतना सारा जो चीज़ है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में हम लोग पढ़े, ये सब का अलग अलग मैं आपको बता चुका हूँ किसका क्या क्या नुकसान है। तो स्मोक, इथाइलिन एक गैस है। ये गैस, ये मानिए तो ये गैसियस हार्मोन है बच्चों। ये हार्मोन प्लांट्स तब रिलीज करता है बच्चों जब उसको किसी चीज़ को गिराना है, मेनली फल के लिए। फल को पकने के लिए इथाइलिन चाहिए बच्चों। क्या चाहिए? इथाइलिन। तो इथाइलिन जो है, फल जब पक जाएगा तो इथाइलिन रिलीज होता है उस फल को गिराने के लिए, उस फल को पकने के लिए इथाइलिन चाहिए बच्चों। अब मेरा आपसे सवाल है, इथाइलिन फल के लिए आया था, लेकिन जब रिलीज होता है हवा में, ये गैसियस हार्मोन है, गैस के जैसा है, तो इस चक्कर में वहाँ के अगल बगल छोटे छोटे इमेच्योर फल और फूल भी गिर जाते हैं इसके चपेट में आके। तो ये भी तो एक प्रकार का पोल्यूशन हो गया बच्चों। चलिए बच्चों, तो देखते हैं, गैसियस प्लांट हार्मोन है ये, रिलीज्ड बाय राइपेंड फ्रूट। इफेक्ट क्या है? फॉलिंग ऑफ इमेच्योर लीव्स, फ्लावर्स, etc। इमेच्योरली ये सब चीज़ों को ये गिरा देते हैं। तो हमने क्या कहा था? पॉल्यूटेंट क्या है? जो किसी भी तरह एनिमल्स को, प्लांट्स को, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचाए, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, चाहे लैंड के थ्रू। इन्होंने एयर में आया और आके इस प्लांट का नुकसान करवा दिया बच्चों। ये जो अगल बगल के प्लांट्स होते हैं उनका इमेच्योर फॉलिंग हो जाता है, उन प्लांट्स के लीव्स का, उनके छोटे छोटे फल और फूलों का। अब यहाँ पर जाके हमारा ख़त्म हो गया प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बच्चों।
बहुत मेहनत से आपको हर एक चीज़ बताया जा रहा है। अब आपका काम है हर एक चीज़ को ध्यान रखना, याद रखना, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो। बच्चों एग्ज़ाम आज नहीं होगा, इसलिए इतना डिटेल से बताया जा रहा था कि अगर आधा भी याद रहे तो एग्ज़ाम निकल जाए। इतना डिटेल में नहीं आएगा, बट इतना डिटेल में इसीलिए बताया जा रहा था कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो पाए और कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, ईमानदारी दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स बच्चों।